Hello everyone, I am Surbi and welcome back to my channel PCM Classes. Thanks for likes and comments of previous video and I hope कि ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आए. So आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना प्रीवियस चैप्टर. So let's get started. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लॉज एंड एजियोट्रॉप्स. तो इम्पॉर्टेंट लॉज में हम 3 इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ के बारे में. हेनरी लॉ क्या होता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. ये जो लॉ है हेनरी लॉ, ये प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में रिलेशन देता है. द लॉ स्टेट्स दैट solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas present on surface of liquid or solution. यानी कि जो solubility of gas है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के. यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को P से डिनोट किया है और solubility ऑफ गैस को X से डिनोट किया है. तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी इंक्रीज होता जाएगा और जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड में वो भी इंक्रीज होती जाएगी. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले एप्लीकेशन आती है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें हाई प्रेशर में सील कर देते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि हाई एल्टीट्यूड्स में एयर डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बहुत कम हो जाती है. तो जो लोग वहाँ रहते हैं दे आर जनरली सफर्ड विद एनॉक्सिया. एनॉक्सिया क्या होता है? वीक थिंकिंग पावर. इसकी वजह से उनकी ब्रेन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स वाली. स्कूबा डाइवर्स जब सी में जाते हैं एंड जब डेप्थ इंक्रीज होती रहती है तो प्रेशर जो है वाटर का वो हाई होता रहता है. ठीक है, जैसा कि हम हेनरीज लॉ में पढ़ चुके हैं, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के. यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो भी इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें जो गैसेस होती हैं वो गैसेस हमारी बॉडी में ज़्यादा डिज़ोल्व होने लगती हैं. ठीक है, स्कूबा डाइवर्स अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें मेनली गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस होती हैं. तो अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाए इससे हमारी बॉडी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर हमारी बॉडी में नाइट्रोजन ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और हमारी बॉडी में बेंड्स पड़ जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं. इसलिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ 11.7% W/W हीलियम भी लेके जाते हैं. W/W इसका मतलब मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इजीली वो वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन है जब हम रिस्पायर करते हैं, जब हम ब्रेथ करते हैं उसमें भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है. जैसे कि जब हम ब्रेथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है और फिर उसके बाद पूरी बॉडी में, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल. नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो टोटल प्रेशर होता है यानी कि P टोटल वो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट. यानी कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनका अपना अलग अलग पार्शियल प्रेशर होता है. ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट के इक्वल होता है. पार्शियल प्रेशर क्या होता है? गैसेस का जो अपना खुद का प्रेशर होता है उसको ही पार्शियल प्रेशर कहते हैं. नेक्स्ट एक टर्म आती है वेपर प्रेशर. इसका मतलब है कि जब वेपर्स और लिक्विड्स दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं उस टाइम पे जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस पे, तो
उसको ही वेपर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ओवर सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन द वेपर्स एंड लिक्विड्स आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमने P1 नॉट को एक्सप्रेस किया है वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस से, एंड P2 नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला हमने देखा था, अगर हमें P टोटल निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो अगर हम अलग अलग गैसेस के पार्शियल प्रेशर को कंबाइन कर देंगे तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। अब सपोज हमारे पास टोटल प्रेशर नहीं गिवन है गैसेस का, ठीक है, इसका दूसरा जो मेथड है वो ये है कि हम पार्शियल प्रेशर निकाले सबसे पहले और उसके बाद P टोटल निकाले। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकाले? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है वेपर प्रेशर इनटू में कंसंट्रेशन। अब सपोज हमारे पास कंसंट्रेशन सिर्फ एक कंपोनेंट की गिवन है, ठीक है, तो हम दूसरे वाले की भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इजीली। हमें ये पता है कि जो टोटल कंसंट्रेशन होती है वो 1 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे P1 नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x2 लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 में से सेकंड वाले की कंसंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पहले वाले की कंसंट्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो लॉ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है रेयॉल्ड्स लॉ। According to Reynolds law, the partial pressure of volatile component is always equal to the product of pure vapor pressure of that component and its mole fraction। यानी कि ये लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का वो इक्वल होगा, यहाँ पे PA जो दे रखा है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि P नॉट A जो है वो वेपर प्रेशर है एंड XA जो है वो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, रेयॉल्ड्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के बारे में। तो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे कंपोनेंट जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में। ठीक है, अब अगर ये इजीली कन्वर्ट हो रहा है वेपर स्टेट में, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। नेक्स्ट है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन या नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम होता है एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी क्वालिटी आती है, इनकी प्रॉपर्टी आती है कि जो सॉल्यूशंस रेयॉल्ड्स लॉ को हर रेंज ऑफ टेम्परेचर में या हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में ओबे करे, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि बेंजीन और टॉलिन का जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आइडियल सॉल्यूशन में फोर्स जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है। मिक्सिंग के पहले की फोर्स और मिक्सिंग के बाद की फोर्स दोनों इक्वल होती है। एंड यहाँ पे जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो ज़ीरो होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आता, कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़ीरो होता है। डेल्टा एच यानी कि हीट में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन हीटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हम पढ़ेंगे कि इनके बाद फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मिक्सिंग के पहले वाली जो फोर्स है वो हमने यहाँ पे FAA लिया है एंड मिक्सिंग के बाद वाली जो फोर्स है वो हमने FAB लिया है। तो हम देख सकते हैं कि मिक्सिंग के बाद फोर्स कम हो जाती है एंड मिक्सिंग के पहले वाली फोर्स ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो जाता है एंड डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो भी ज़ीरो से बड़ा हो जाता है।
सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन के बारे में। नेगेटिव डेविएशन में जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है मिक्सिंग के बाद। यहाँ पे हम देख सकते हैं FAB जो है वो ग्रेटर देन है FAA से। यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो 0 से कम है एंड डेल्टा V मिक्सिंग है वो भी 0 से कम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स यानी कि जिनके कंपोनेंट्स लिक्विड में और वेपर स्टेट में सेम रहते हैं, वो एजियोट्रॉप्स होते हैं। एजियोट्रॉप्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से भी इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। एजियोट्रॉप्स के 2 टाइप्स होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कि मैंने HCl एंड H2O को मिक्स किया है। HCl का टेम्परेचर 100 केल्विन है एंड H2O का टेम्परेचर 200 केल्विन है। तो इसका जो टोटल आया है, वैसे तो 300 होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर 373 केल्विन आया है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ पे हम दोबारा वही एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने इस बार इथेनॉल और H2O को ऐड किया। इथेनॉल का टेम्परेचर 100 केल्विन एंड H2O का टेम्परेचर 200 केल्विन है। टोटल आंसर आना चाहिए 300, बट इस बार आया है 183 केल्विन। एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Please like, comment and share. Okay, bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।